Hello, everyone. Good morning, good evening, good night. Whenever you are studying, according to that time, take my greetings. Okay, is everyone fine? Everyone is doing well? Controlled drug delivery system. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? ये ना हमारे फार्मास्यूटिकल्स में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उससे क्या होता है, ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जो हमारा थेरेप्यूटिक एजेंट है या हमारा कोई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वो पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड रेट पर, मतलब पहले से ही जो वो होता है ना, पूर्व निर्धारित होता है कि पहले से ही एक रिजल्ट एक्शन शो करना चाहिए इतने रेट पर, कहाँ पर शो होना चाहिए, लोकली होना चाहिए, सिस्टमैटिकली होना चाहिए और कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। कि जैसे आपका कंट्रोल्ड है, एक अमाउंट उसका रिलीज़ होना चाहिए पहले से, कि वो पहले ही एक पता होता है कि अगर 24 आवर किसी ड्रग को चाहिए पूरी बॉडी में रहने के लिए या फिर आपके ब्लड प्लाज्मा में रहने के लिए, तो हम ना अपनी ड्रग को इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बेसिस पर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। और जो हमारी कन्वेंशनल ड्रग डोजेज होती है ना, उसमें क्या होता है, आपकी ना ड्रग एकदम रिलीज़ हो जाती है। डायरेक्ट रिलीज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है ना, आपके ब्लड का प्लाज्मा जो होता है, वहाँ पे वो चांसेस है कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बन जाए या नहीं हो। तो हमें उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ना ड्रग को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक लंबे समय तक हमारी जो ड्रग है वो रह सके। ठीक है। उससे क्या होता है, एक तरीके से एफिकेसी भी बढ़ती है। हमारा जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, एफिकेसी शो करेगा लंबे टाइम तक। एफिकेसी शो करने के साथ क्या होगा, जब एक टाइम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में पीक पर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, चांसेस होंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो एक तरीके से मिनिमाइज भी कर देता है ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम साइड इफ़ेक्ट्स, और एक तरीके से हमारा एफिकेसी को भी बढ़ाता है। ये हमारा होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, कुछ टर्म्स हमें याद रखने हैं जो हमारे इसमें यूज़ होंगे। जैसे कंट्रोल्ड रिलीज़ है, सीआर हो गया। कंट्रोल रिलीज़ का मतलब क्या है, हमारा जो ड्रग डिलीवर हो रहा है ना, उसका पहले से ही एक डिटरमाइंड रेट है। ठीक है। कि हम पहले से ही उसको ना एक फिक्स रेट रखेंगे, पहले से, प्री मतलब पहले, डिटरमाइंड मतलब निर्धारित, एक प्रॉपर फिक्स रेट होगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, कांस्टेंट ड्रग कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है। हमारी बॉडी के प्लाज्मा में, हमारी बॉडी में कुछ लंबे समय तक, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक क्या होगा, हमारा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। उसे कहते हैं कंट्रोल्ड रिलीज, सीआर। ठीक है। अ सिस्टम दैट डिलीवर्स द ड्रग एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। ठीक है। अब है हमारा सस्टेन रिलीज। सस्टेन से याद रखो कि थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा वो हमारी बॉडी में। हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, कि एक तरीके से वो धीरे धीरे काम करेगा। हमारी फॉर्मुलेशन जो होगी हमारी बॉडी में रिलीज़ करेगी, वो धीरे धीरे स्लोली, टाइम के हिसाब से वो स्लोली करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि क्या होगा, वो हमारे प्लाज्मा में कांस्टेंट कंसंट्रेशन नहीं रख पाएगा, कि हमारे ना प्लाज्मा में रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सस्टेन्ड रिलीज़ का एक तरीके से आप याद रखना कि ये हमारा ड्रग रिलीज़ जो है वो स्लोली होता है ओवर टाइम, बट मे नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बरकरार रख सकता। वही है हमारा एक्सटेंडेड रिलीज। देखो आप, इनके जो ये टर्म्स है ना, कंट्रोल्ड, याद रखो कि जो ड्रग डिलीवर होगी वो प्री डिटरमिन्ड रेट पे होगी। सस्टेन जो है वो स्लोली टाइम के अकॉर्डिंग होगी। एक्सटेंडेड क्या होगा, जैसे कि हमारे डोजेज फॉर्म है, ठीक है, उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी, डोजिंग की फ्रीक्वेंसी हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जो आपको दिन में 4 बार लेनी थी, अगर एक्सटेंडेड रिलीज में आ जाएगी तो वो आपको शायद 1 बार लेनी हो या 2 बार लेनी हो। उसका डोजेज फॉर्म ना डोजिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देता है, कि इतने से 4-5 बार के बजाय आप 1 से 2 बार ले लो। फिर है हमारा डिलेड रिलीज। डिलेड से आप समझ रहे हो, थोड़ा लंबे समय के, एकदम से आपको उसका रिलीज़ नहीं होगा बॉडी में ड्रग का, कुछ समय बाद उसका रिलीज़ होगा। जब आप एडमिनिस्टर करोगे तो उसके कुछ टाइम बाद उस सिस्टम में वो रिलीज़ होना शुरू होगा, तब उसका एक्शन शुरू होगा। ठीक है। जैसे कि इसमें इमिडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी कन्वेंशनल ड्रग्स होती हैं ना, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म होती है, वहाँ पे आप एकदम एडमिनिस्टर करोगे और कुछ टाइम में आपको एक्शन शो होता है। डिलेड रिलीज में ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम लेता है वो, और फिर उसके बाद सिस्टम में रिलीज़ करता है। फिर आती है हमारी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, आप टारगेट से रख लो कि हमारी जो
ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट जिस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे रिलीज होना है या साइट पे रिलीज होना है तो वो डायरेक्ट वहीं जाएगा। अगर हमारा ड्रग जो है यहाँ से चला, जैसे माउथ से एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने के बाद उसको पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक साइट पर पहुँचना है या किसी ऑर्गन पर पहुँचना है, मान लो कि किडनी में पहुँचना है या फिर हार्ट में पहुँचना है या फिर लंग्स में पहुँचना है, तो वो क्या टारगेट ना अपना टारगेट साइट पर ही पहुँचेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होगा कि हमारा जो लोकलाइज थेरेप्यूटिक इफेक्ट पर्टिकुलर टारगेट साइट पर दिखेगा या पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन्स, टिश्यूज, इन सब पर दिखेगा। वहीं पे आप देखो रेशनल क्या होता है। यहाँ पे रेशनल में क्या होता है ना, जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल था या इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन थी जो हम नॉर्मली पहले के समय में यूज़ करते थे, तो उससे क्या होता है ड्रग लेवल का ना थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। उस फॉर्मुलेशन से हमारा ड्रग लेवल में फ्लक्चुएशन होता है और कभी कभी क्या होता है वो सब थेराप्यूटिक या टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कर देता है कुछ समय के लिए। हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी भी कर दे आपकी बॉडी में, ठीक है। और अगर हम जो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं, एक तो वो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेगा, आपको प्रिडिक्टेबल ड्रग रिलीज पता होगा कि पहले से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इतना इतना टाइम पे इतना रिलीज हो रहा है, लाइक 5 mg अभी रिलीज होना है, 5 mg फिर रिलीज होना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो, जैसे 5 mg रिलीज होना है, 5 mg, तो एक तरीके से कंट्रोल्ड फॉर्म में रिलीज हो रहा है, आपको पता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमारा ड्रग रिलीज किस बेसिस पे है। और देखो जब ना डोजिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है वो पेशेंट की कंप्लायंस में आ जाता है, पेशेंट उसको ना इजीली लेने लगता है, उसको लगता है कि मैं 5 टाइम की डोजेज ना लेके 2 टाइम में ले रहा हूँ, सुबह शाम या एक सुबह सुबह का, तो उसको ईजी लगता है। इस तरीके से हम पेशेंट कंप्लायंस को भी इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं कि हम उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दें, इसलिए हम अपना कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है, एक साइड इफेक्ट भी मिनिमाइज होता है। साइड इफेक्ट इसलिए मिनिमाइज होता है, उसमें प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा नहीं होता कि आपने, जैसे सोचो आपने ड्रग ली एकदम से पीक पे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे वो रिलीज आउट होगा अपना अपना पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। तो क्या होगा, हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में एक लेवल सेट हो जाएगा जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। तो एक तरीके से हमारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब एडवांटेजेस आप कैसे लिख सकते हो, आप एडवांटेजेस किसके बेसिस पे याद करोगे? एडवांटेजेस देखो ये सब पढ़ा है, इसके बेसिस पे अगर आप इसको खुद ही एडवांटेज में कन्वर्ट कर लो, देखो हमारा थेराप्यूटिक एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है। हमारा जैसे एक लंबे समय तक अगर डोजेज आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन में रहेगा तो वो इफेक्ट शो करता रहेगा, ठीक है, तो वहाँ एफिकेसी बढ़ गई। साइड इफेक्ट, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में एकदम पीक पर नहीं पहुंचा, वहाँ साइड इफेक्ट कम हो गया। पेशेंट कंप्लायंस, आपका पेशेंट जो है उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है, एडहेरेंस इम्प्रूव करता है, तो क्या होगा, वो पेशेंट कंप्लायंस के लिए यूज़ कर लो, या हो सकता है इसलिए यूज़ कर लो आप। वहीं पे जब ड्रग यूटिलाइजेशन का आता है ना, कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में ड्रग यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो या फिर ड्रग रिड्यूस का जो भी रिड्यूसेस हैं वो वेस्ट हो रहे हैं या पोटेंशियल एब्यूज़ हो रहा है किसी तरीके का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ हमारे एडवांटेज आ सकते हैं। और ना कस्टमाइजेशन भी हो जाता है CDDS में, जो कस्टमाइजेशन होता है, जैसे किसी पेशेंट की नीड है या कोई स्पेसिफिक पेशेंट है, उसकी कोई डिजीज़ ऐसी है कि उसको पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन ही चाहिए, वो नहीं ले सकता कोई अदर सोर्स या कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म नहीं ले सकता, तब वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड फॉर्म में उसको ड्रग मिल जाए जिस पे इफेक्ट शो करे लंबे समय तक, ठीक है। ये ऐसे हमारे एडवांटेज हैं। देखो हर चीज़ का एडवांटेज है, कहीं ना कहीं अगर ये अच्छा भी हो रहा है तो वहाँ डिसएडवांटेज भी है। फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ना थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाता है कि QC के टाइम पे या फिर टेक्नोलॉजी के टाइम पे थोड़ा बनाने, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं कि ध्यान रखना पड़ता है कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। हायर कॉस्ट, देखो थोड़ा सा इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ये फार्मा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन और डेवलपमेंट जब होगा कन्वेंशनल फॉर्म से हाई होता है, ठीक है। रिस्क ऑफ डोज डंपिंग, अगर वो सिस्टम फेलियर हो जाए, सिस्टम फेलियर से क्या होता है कि रैपिड ड्रग रिलीज हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ चांसेस हैं कि डोज डंपिंग हो जाए और हमारी टॉक्सिसिटी कर दे, वो चांसेस हैं। और वहीं अगर लिमिटेड डोज फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप उसको डोजिंग को एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डोज डंपिंग का मतलब ये होता है, आप जैसे आपने कोई भी डोज ली, ठीक है, और वो सडनली रिलीज आउट हो गई,
या सिस्टम में कुछ ऐसा फेलियर आ गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा, वो अचानक से सारी डोज रिलीज हो गई आपके सिस्टम में, और सिस्टम में जैसे ही सारी डोज रिलीज होगी वो टॉक्सिसिटी करेगी। तो टॉक्सिसिटी होने का भी रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिसिटी सिर्फ कन्वेंशनल मेथड्स में होती है, चांसेस हैं वो इसमें भी हो सकता है। लिमिटेड डोज फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है कि अगर एक बार डोज एडमिनिस्टर कर ली, आप डोज ले चुके हो, तो उसके बाद आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अपनी डोजिंग जो है उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको पता है इतने लंबे टाइम तक वो चलने वाली है, रिलीज देगी अपना 5 mg ऐसे करके। आप ऐसा नहीं है वहाँ पे क्या करोगे, एकदम से कन्वेंशनल मेथड का 250 mg दे दोगे, नहीं। तो थोड़ा सा डोजिंग में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। हर ड्रग के लिए ये सूटेबल नहीं होता, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कंपैटिबल नहीं होती, ठीक है। तो हर जगह आप CDDS को यूज़ नहीं कर सकते हो, कभी चांसेस हैं वो मैच ना करें और ना कंपैटिबल हो। अब सोचो कि इन ड्रग का सिलेक्शन कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो कैसे सेलेक्ट करोगे ड्रग डोज को? ड्रग कैंडिडेट जो है वो आपके CDDS सिस्टम में कैसे सेट होगा? देखो, एक तो उसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हाफ लाइफ होगा तो क्या होगा, उससे एक किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंड रिलीज में, ठीक है। एक उस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो किसी ड्रग को। लो डोज रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई हाई डोज की ड्रग है, ठीक है, उसे कंट्रोल्ड सिस्टम में की तरह भेजनी है, हमें थोड़ा धीरे धीरे करके रिलीज आउट करनी है, क्योंकि हमें पेशेंट कंप्लायंस भी देखना है। अब अगर हम उसको 5 mg करके दिन में 10 बार दें, तो बेचारा खुद ही लेना मना कर देगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए ना, लो डोज रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी हम उसको कंट्रोल्ड सिस्टम में डाल सकते हैं, ठीक है। गुड एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट है GI में, ट्रैक में, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, तो तब भी उसके बेसिस पे आप कर सकते हो कि मतलब GI ट्रैक में अगर वो ज़्यादा, एक ना आप सोचो आपके GI ट्रैक में पहुंची ड्रग और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद उसने सिर्फ आधा घंटे का रिएक्शन दिया है, 50 मिनट्स का रिएक्शन शो करा, या फिर तो एफिकेसी थी वो 50 मिनट्स की दी, तो वहाँ पे क्या है, एक इसके बेसिस पे भी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी डिज़ाइन की जाती हैं। अब वाइड थेराप्यूटिक विंडो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्रग रिलीज में कुछ माइनर वेरिएशंस आ जाते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाए, टॉक्सिसिटी नहीं होती, या फिर ऐसा सोचो कि हमारी ड्रग जो रिलीज हुई थी उसमें माइनर वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस ड्रग कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका थोड़ा थेरेप्यूटिक विंडो जो है ना वो वाइड है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे CDDS सिस्टम में, तो ये लंबे समय तक और एक तरीके से थेरेप्यूटिक विंडो जो है हमारी मेंटेन रहेगी। फिर आता है हमारी स्टेबिलिटी, जो केमिकल्स हैं या एंजाइम है वो स्टेबल होने चाहिए हमारी फॉर्मुलेशन में और फिर फॉर्मुलेशन से बॉडी में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको CDDS सिस्टम में रख दिया लेकिन वो केमिकली स्टेबल नहीं है, एंजाइमेटिकली स्टेबल नहीं है, फॉर्मुलेशन में भी देख सकते हो या बॉडी में भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमें किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो केमिकली भी स्टेबल हो और एंजाइमेटिकली भी स्टेबल हो। इन दोनों को स्टेबल आप कौन से 2 फॉर्म में देख सकते हो कि या तो फॉर्मुलेशन में भी दोनों तरीके से स्टेबल हो, और फिर जब ये हमारी बॉडी में पहुंचे, वो ड्रग जब बॉडी में पहुंचती है वहाँ भी स्टेबिलिटी मेंटेन रखे, ठीक है। वहीं हम अप्रोचेस देखते हैं कि अगर हम डिज़ाइन करेंगे कोई भी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक तो आप नॉर्मल याद रखो, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है, ठीक है। 2 बेसिस पे आप डिज़ाइन करोगे, 3 बेसिस पे डिज़ाइन करोगे कि हमारी ड्रग का डिफ्यूजन कैसा हो रहा है, रिजर्वॉयर सिस्टम के बेसिस पे या फिर हमारा मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। दोनों के बेसिस पे आप देखोगे डिफ्यूजन, उसमें क्या होता है, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है, डिफ्यूजन तो सबको पता है ना, डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल किसी बैरियर से, ठीक है, या मैट्रिक्स के बेसिस पे, तो वहाँ हम अपना डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में भी हमारे देखो 2 तरीके हैं, रिजर्वॉयर और मैट्रिक्स। हमने दोनों ही बोला है कि बैरियर सिस्टम होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे रिजर्वॉयर हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जो ड्रग कोर है उसको हम पूरा पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के साथ सराउंड करेंगे। हमारी कोई भी ड्रग है ना, सोचो ये टैबलेट है, तो आप इसकी सराउंडिंग में पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन लगाओगे, मतलब इसको डिज़ाइन करोगे विद पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, सॉरी।
इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हमारी जो ड्रग रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, हमारी ड्रग डिफ्यूज होगी एक मेम्ब्रेन में, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, और कंट्रोल्ड रेट में। हम यहाँ जो अपना कन्वेंशनल मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपनी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो ड्रग डिफ्यूज होगी वो मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, ड्रग डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन एट ए कंट्रोल्ड रेट। कंट्रोल्ड रेट होगा उसका, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग सिस्टम होगा कि इतना ही निकलना है या इतना ही जाना है, उसके बेसिस पे हमारी ड्रग डिफ्यूज होनी शुरू होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे ये हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिलीज को देखता है, ठीक है। जो हमारा रेट है वो इंडिपेंडेंट है ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन से, उसको फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा ड्रग रेट है या कंट्रोल्ड रेट है वो इंडिपेंडेंट है ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन से। ये आप याद रखना, रिजर्वॉयर सिस्टम में हमारी ड्रग को पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाता है, या जो ड्रग का कोर होता है उसको सराउंड किया जाता है। उसका मैकेनिज्म हमारा ड्रग डिफ्यूज होगी मेम्ब्रेन के थ्रू कंट्रोल्ड रेट के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है एकदम से रिलीज आउट हो जाएगी, कंट्रोल्ड रेट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर देखो तो ये जीरो ऑर्डर रिलीज काइनेटिक प्रोवाइड करता है या उसको फॉलो करता है। आप ऐसे सोचो, जो हमारा रेट है, कंट्रोल्ड रेट है जो उसमें रिलीज आउट हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट होता है ड्रग कंसंट्रेशन के, ठीक है। रेट का कोई इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, या वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन से। अब हमारा मैट्रिक्स सिस्टम है, मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है, हमारी ड्रग ना डिस्पर्स्ड होती है यूनिफॉर्मली, किसके अंदर, पॉलीमर मैट्रिक्स। हमारा जो पॉलीमर मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर हमारी ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होती है, फैली हुई होती है हर एक उसमें यूनिफॉर्म में। तो उसका मैकेनिज्म ये होता है, हमारा जो ड्रग रिलीज होगा वो डिफ्यूज करेगा किसमें, आउट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाहर जाके डिफ्यूज आउट होगा। समझ आ गया कि जो हमारी ड्रग है ना वो रिलीज करेगी कौन से उसके किसके बेसिस पे, डिफ्यूजन तो होगा, यहाँ डिफ्यूज याद करो। हमारा जो ड्रग रिलीज होगा वो डिफ्यूज होगा मैट्रिक्स के बाहर जाकर, जो पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर है ना उससे बाहर जाकर होगा। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जो हमारा रिलीज रेट है ना वो कम होता जाता है टाइम के साथ। धीरे धीरे जब यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो डिस्पर्स्ड फॉर्म में था, वो वैसे ही टाइम के साथ आपका रिलीज रेट जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। और ये ना दोनों के लिए सूटेबल है, या तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हो या हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हो, तो ये दोनों के लिए हमारा मैट्रिक्स सिस्टम सूटेबल है। अब है हमारा डिसोल्यूशन के बेस पे अगर देखें तो यहाँ दो सेम मेथड, दो तरीके से हम देखेंगे। एक तो आता है एनकैप्सुलेशन डिसोल्यूशन सिस्टम, एक है हमारा मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम। डिसोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो ड्रग रिलीज होती है ना, ड्रग रिलीज को रेगुलेट करता है कैसे, डिसोल्यूशन करके। हमारी ड्रग का जो रिलीज होगा वो डिसोल्यूशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। जो रिलीज आउट होगी हमारी ड्रग वो डिसोल्यूशन के प्रिंसिपल, या आप एक तरीके से डिसोल्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करके होगी, और या आप इसको कोटिंग के थ्रू भी देख सकते हो। अब एनकैप्सुलेशन है, उसमें क्या होता है, हमारा जो बना कैसे होता है, हमारा ड्रग जो है, ड्रग पार्टिकल्स या तो ग्रैन्यूल्स होंगे, वो कोटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। कोटेड होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्लोली डिसॉल्विंग मटेरियल में रहेगा। जो ड्रग पार्टिकल्स है या ग्रैन्यूल कोटेड हैं, किससे होंगे, स्लोली डिसॉल्विंग मटेरियल, क्योंकि हमें धीरे धीरे डिसॉल्व करना है ना कंट्रोल्ड फॉर्म में। तो जो हमारा स्लोली डिसॉल्विंग मटेरियल होगा उसमें वो कोटेड रहेंगे। तो क्या होगा, मैकेनिज्म जो कोटिंग है वो डिसॉल्व होगी ग्रेजुअली डिसॉल्व होना शुरू होगी धीरे धीरे। तो जैसे वो डिसॉल्व होना शुरू होगी वैसे ही हमारा ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसका क्या है कि ये हमें ना कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें कंट्रोल्ड रिलीज प्रोवाइड करता है। और कंट्रोल्ड रिलीज भी कैसे प्रोवाइड करेगा, अगर कोटिंग की थिकनेस ज़्यादा हुई तो वो लंबे समय में लंबा टाइम लेगा उसको रिलीज आउट होने में। अगर कोटिंग थिकनेस थोड़ी कम हुई तो वो ज़्यादा कम टाइम लेगा। तो उसके बेसिस पे आप इनकैप्सुलेशन में हमारा कोई भी ड्रग पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स स्लो डिसॉल्विंग मटेरियल के अंदर कोट होते हैं। कोट होने के बाद वो ग्रेजुअली डिसॉल्व होते हैं। जैसे डिसॉल्व होना शुरू होगा हमारी ड्रग रिलीज होगी। और हमारी कंट्रोल्ड रिलीज जो है वो डिपेंड करती है कि हमारी कोटिंग की थिकनेस क्या है। देन हमारा मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ भी मैट्रिक्स है। हमारी जो ड्रग है वो किस में रहेगी, मैट्रिक्स में रहेगी। कि एक तरीके से जो मैट्रिक्स है वो डिसॉल्वेबल कैरियर का काम करेगा। ड्रग एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ अ डिसॉल्वेबल
कैरियर। ड्रग हमारी एम्बेड रहेगी एम्बेडेड मैट्रिक्स के अंदर, वो किसका कैरियर का काम करेगा, एज अ डिसॉल्वेबल कैरियर का काम करेगा। हमारा मैकेनिज्म वही है, हमारी जो मैट्रिक्स है वो डिसॉल्व होगी स्लोली और फिर क्या होगा, हमारी ड्रग वहाँ से लिबरेट होना शुरू होगी, धीरे धीरे हमारी ड्रग वहाँ से लिबरेट होगी, लिबरेशन में जाएगी। अब ये जैसे जिन ड्रग्स की पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, या एक तरीके से कह दो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं, या उनका काम क्या होता है, उनको हम इसमें मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिसॉल्वेबल कैरियर काम कर रहा है ना, तो उन ड्रग को हम इनमें इनकॉर्पोरेट करके या एम्बेड करके तो हम उसको इस सिस्टम के थ्रू पहुँचा सकते हैं, ठीक है, इस प्रिंसिपल के थ्रू। फिर है हमारा आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में भी हमारे आते हैं दो तरीके, नहीं दो तरीके नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन आ गए हैं। आयन एक्सचेंज में सिर्फ हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन काम करता है। इसमें क्या होता है, हमारा आपने रेजिन्स के बारे में तो सुना होगा, एक तरीके से हमारा आयन एक्सचेंज में ना ड्रग हमारी बाइंड हो जाती है, जो रेजिन है वो आयनिक ड्रग से बाइंड करता है। देखो रेजिन हमारा आयनिक ड्रग से बाइंड करेगा और फिर क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा हमारे जीआई ट्रैक में जाके, या जीआई फ्लूइड से ये एक्सचेंज करता है आयंस, ठीक है, आयंस को एक्सचेंज करके फिर ये रिलीज आउट करता है। तो इसमें थोड़ा एक्सचेंजिंग आयन एक्सचेंज आप डाल सकते हो, जैसे आयन एक्सचेंज है हमारे जीआई फ्लूइड्स में जाएगा, जो हमारी रेजिन्स हैं वो आयनिक ड्रग से बाइंड होगी, फिर ये रिलीज करेगा वहाँ पे किसके एक्सचेंज में, आयंस के एक्सचेंज में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, हमारा इनसॉल्युबल पॉलीमर है उसमें हमारा आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, इनसॉल्युबल पॉलीमर्स में हमारे आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। जो हमारे ड्रग रेजिन्स होंगे, जो ड्रग रेजिन्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस के टाइम पे वो एक्सचेंज करेंगे आयंस को जीआई फ्लूइड में, ठीक है, जीआई फ्लूइड में एक्सचेंज करेंगे और वहाँ पे वो क्या करेंगे, अपनी ड्रग को रिलीज कर देंगे। तो हमारा जो रिलीज रेट है ना वो डिपेंड करता है आयन कंसंट्रेशन पे और पीएच एनवायरनमेंट पर भी, जो हमारे स्टमक का या जीआई फ्लूइड का पीएच एनवायरनमेंट होगा ना उस पर भी डिपेंड करेगा। अब एप्लीकेशन क्या है, अगर आप देखा जाए इनको क्यों यूज़ किया जाता है, एक टेस्ट मास्किंग होता है कि आपको पैलेटेबल हो, थोड़ा आपके पैलेट्स पे उसका इफेक्ट ना हो, तो इस तरीके से ना मास्क कर देते हैं। जो ड्रग का टेस्ट बिटर टेस्ट होगा या अनप्लेजेंट टेस्ट है उसको मास्क कर सकते हैं इसके थ्रू हम। और सस्टेन्ड रिलीज, एक लंबे प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन अगर देखना हो तो आप उसको कंट्रोल्ड आयन एक्सचेंज के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। अगर उसका लंबे समय तक आपका ड्रग का लंबे समय तक एक्शन देखना है और उसे कंट्रोल्ड आयन एक्सचेंज के फॉर्म में इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर है हमारा फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड रेलेवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। अब हमारी जो फिजियोकेमिकल्स हैं या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्रग्स की कैसे होती हैं और कैसे हम उसको एक तरीके से उसको चेक कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में हम उनको रख सकते हैं या नहीं। अब पहला तो है सॉल्युबिलिटी, हमारे ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो मॉडरेट होनी चाहिए, कि जिससे कि ना मॉडरेट होने की वजह से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कंसिस्टेंट रिलीज हो पाएगा, ठीक है। वहीं पे जो एक्सट्रीमली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, जो जल्दी सॉल्युबल हो जाती हैं, वो एकदम रिलीज आउट हो जाती हैं, वो जल्दी रिलीज होंगी, या पुअर सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो जल्दी रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो डिपेंड करता है, हमें मॉडरेट सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए ड्रग की, उसके बेसिस पे हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इसमें। फिर आता है हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट। देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है वो हमारी ड्रग की परमेबिलिटी अफेक्ट करता है। पार्टीशन कोएफिशिएंट से क्या होता है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग जो है हमारी परमेबल नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं क्या होता है वो परमेबल नहीं है तो पास ऑन नहीं हो पाएगी। तो हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट का ध्यान रखना चाहिए, हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है कि उन दोनों के बीच में लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी जो है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको मेंटेन करना है। मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल हुआ मतलब उसका जो साइज है वो स्मॉल हुआ तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा पॉलीमर्स और मेम्ब्रेन के थ्रू जल्दी, या फिर एक तरीके से सोचा जाए रेडी रहता है वो डिज़ोल्व होने के लिए, ठीक है, या डिफ्यूज होने के लिए। वहीं अगर मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो बड़ा है या लार्जर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज सिस्टम रखना पड़ता है, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स हो गए, उसको हम लार्जर मॉलिक्यूल्स को नैनो पार्टिकल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो सिस्टम हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट में स्मॉलर और लार्जर मॉलिक्यूल के बेसिस पे देख लिया। अब स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी हमारे कोई भी ड्रग है अगर उसका केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी नहीं है फॉर्मुलेशन में तो वो नहीं पास ऑन हो सकता या यूज़ नहीं कर सकते हो आप इसको। तो एक तरीके से केमिकली और फिजिकली
फिजिकल और केमिकल उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए फॉर्मुलेशन में कि वो जाके वहाँ पे स्टेबल हो फॉर्मुलेशन में भी, और बॉडी इन्वायरमेंट या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी स्टेबल हो कि उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। और देखो बॉडी का इन्वायरमेंट थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा किसके बेसिस पे, पीएच के बेसिस पे सेंसिटिव हो जाएगा थोड़ा, किसके, पीएच के बेसिस पे, एंजाइम या तो कभी कभी क्या होता है इसका डिग्रेडेशन भी हो सकता है, चांसेस हैं कि कुछ पाथवेज ऐसे हों जहाँ से डिग्रेडेशन हो जाए। अब हमने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली इसकी, फिजियोकेमिकल के बाद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हमें क्या याद रखना है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, हाफ लाइफ एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा, एक कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, या हमें पता ही नहीं है एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, हो पाएगा भी या नहीं, ठीक है। हमारी ड्रग जो है वो जीआई ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। एब्जॉर्प्शन का ये हमारी आइडियल है कि ये होना चाहिए एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस ड्रग का, ठीक है, ठीक है। कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल्स। फिर है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, ड्रग्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होनी चाहिए, कि जिसमें इन द फर्स्ट पास जो होता है, मे नॉट बेनिफिट फ्रॉम ओरल CDDS। जैसे हमारी ड्रग्स है ना वो फर्स्ट पास में ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती हैं फर्स्ट पास में, तो चांसेस हैं इतना बेनिफिट नहीं हो जब हम उनको ओरली लें। CDDS सिस्टम को अगर हम ओरली लेंगे तो वो एक थोड़ा सा ना मेटाबोलाइज जल्दी हो जाएंगे, तो इसके लिए हम अल्टरनेट रूट ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स ले सकते हैं जहाँ पे, या फिर हम टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कि टारगेट साइट पर ही रीच करे। तो इसका मेटाबॉलिज्म का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उस ड्रग कैसे रिलीज आउट होगी या फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होगी, ठीक है। हाफ लाइफ, हमारा जो ड्रग है उसकी अगर शॉर्ट हाफ लाइफ है तो वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि हमारा जो CDDS है वो एक प्रोलॉन्ग एक्शन, लंबे समय तक एक्शन शो कर सकता है। तो हमारी ड्रग की जिसकी शॉर्ट लाइफ होगी, शॉर्ट हाफ लाइफ है, तो वो अच्छा कैंडिडेट है। और एक तरीके से जिसकी हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी ना, लॉन्ग एक्सट्रीमली हाफ लाइफ, तो वो हमारा कंट्रोल्ड रिलीज में ज़रूरी नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे। तो हाफ लाइफ से ये देखते हैं कि अगर हाफ लाइफ शॉर्टर होगी तो वो यूज़फुल है, गुड कैंडिडेट है, और लॉन्ग होगी हाफ लाइफ तो हम उस ड्रग को यूज़ नहीं करेंगे कंट्रोल्ड रिलीज में। फिर आता है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। जिन ड्रग्स की नैरो थेराप्यूटिक विंडो होती है वो एक तरीके से प्रिसाइज है हमारे कंट्रोल्ड रिलीज के लिए। हमें क्या चाहिए, थेराप्यूटिक नैरो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके से क्या होता है, हमारा एक सेफ्टी मार्जिन्स होते हैं जो प्रिवेंट करता है टॉक्सिसिटी, तो हमें एक सेफ्टी मार्जिन्स मेंटेन करनी चाहिए, उसकी सेफ्टी मार्जिन्स होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, कि जिससे वो टॉक्सिसिटी नहीं कर पाए, ओके। ये सारी चीज़ें फिजियो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए अगर हमें कोई भी कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम बनाना है उसके बेसिस पे।